प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि मेथड एरिया क्या होती है। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि हीप किस तरीके से क्या स्टोर करता है, क्या साइज होती है हीप की, और मैक्सिमम क्या होती है, मिनिमम क्या होती है। तो हीप क्या होता है कि हमारे जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे हमने अगर हेलो वर्ड हमारे पास एक कोई क्लास है, हेलो डॉट ए इक्वल्स टू न्यू ए किया, तो ए ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हुआ ये कहाँ पे स्टोर होगा, ये हीप के अंदर स्टोर होता है। और आपको एक चीज़ बता देते हैं, जो मेथड एरिया है, हीप जो है वो मेथड एरिया का पार्ट होता है, और हीप के अंदर होता है स्ट्रिंग पूलिंग। जो स्ट्रिंग पूल का कॉन्सेप्ट है वो मेथड एरिया के अंदर आता है, सॉरी हीप के अंदर आता है, और हीप आता है मेथड एरिया के अंदर। तो एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट हैं। ये चीज़ मैं आगे बताऊंगा कि कैसे है, ठीक है। लेकिन अभी क्या होता है, हीप किस लिए यूज होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होते हैं ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए हीप यूज होता है, ठीक है। हीप के अंदर स्टोर होता है। हीप की साइज हम एक्स एम एस से एक्स एम एस से लेके एक्स एम एक्स तक दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा है पीसी रजिस्टर। जैसे कि अभी हमारे पास क्या है कि आप मल्टी थ्रेडिंग यूज कर रहे हो, आप कि हमारे पास कोई थ्रेड T1 है, T2 है, T3 है। तो उस टाइम पे हमारा क्या होता है कि कौन सा थ्रेड एग्जीक्यूट करना है, क्या कैसे करना है, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, पीसी रजिस्टर काम करता है। पीसी रजिस्टर यूज होता है मेनली मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, मल्टी थ्रेडिंग के कोडिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। तो जो अब पीसी रजिस्टर को हम अगर स्पेशली अगर इसके अंदर जाएं, तो इसके अंदर रजिस्टर होता है। रजिस्टर क्या करता है, फिर उसके बाद काउंटर होते हैं। तो एक दूसरे को मतलब काफ़ी डीप में अगर हम इतना नहीं जाएंगे डीप में, कि इतना डीप में कोई पूछता नहीं है कि ये पीसी, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा यहाँ पे, कि ये मशीन लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि कैसे कैसे रजिस्टर क्या होता है, कैसे होल्ड करता है इंफॉर्मेशंस को। तो हम बस इतना जानते हैं कि पीसी रजिस्टर जो यूज होता है जेडीके के अंदर, और या जो बोल सकते हैं जेआरई के अंदर, वो हमारे मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, मान लो हमारे पास कोई थ्रेड T1 T2 T3 है, तो उनको उनके लिए मेमोरी या उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, एलोकेट करने के लिए पीसी रजिस्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आता है जावा स्टैक। तो जावा स्टैक है क्या है कि आपके पास कोई वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए हम जावा स्टैक यूज करते हैं, मतलब कि स्टैक यूज में होता है। अब स्टैक क्या होता है कि फ्रेमेज मल्टीपल फ्रेम में डिवाइड होता है। अगर आप क्या करते हो कि आपके पास कोई भी मान लो कि एक क्लास है, एक वेरिएबल्स है, तो एक वेरिएबल्स मान लो दूसरे वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट है, दूसरा तीसरे पे डिपेंडेंट है। तो एक दूसरे को मतलब तीसरा दूसरे को आउटपुट देगा, और दूसरा लेके पहले को देगा, पहला फिर पूरा टोटल जो आउटपुट है वो लेके डिस्प्ले मतलब स्टोर करेगा। तो स्टैक क्या करता है कि वेरिएबल्स को स्टोर करने के काम आता है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टैक फ्रेम्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, मल्टीपल स्टैक्स यूज हो रहे हैं। तो मेनली वही है कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी हो। अब जब मान लो कि जैसे कि हमारे पास स्टैक की साइज़ कुछ डिफाइन है, और स्टैक्स मतलब काफ़ी सारे बन गए हैं हमारे, तो उस टाइम पे हमें जो इशू आता है वो स्टैक ओवरफ्लो का एरर आता है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, या उस जो मेमोरियल डिफाइन किए रहते हैं उसको हम एक्सटेंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, या अपनी सिस्टम को मतलब जो सर्वर है उसको रीस्टार्ट मार देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेटिव मेथड्स स्टैक्स। नेटिव मेथड स्टैक्स क्या होते हैं कि आपको पता होगा कि हमारे जो हमारी जावा एपीआई है वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को भी सपोर्ट करती है, लाइक C++, इनको भी सपोर्ट करती है। तो उसके लिए उन सब वेरिएबल्स मेथड्स या उन
के एट्रीब्यूट, उनके डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे लिए नेटिव मेथड स्टैक्स अवेलेबल्स हैं, वहाँ पे वो स्टोर होती हैं। ठीक है, अब आता है हमारा पार्ट, आता है एग्जीक्यूशन इंजन का आता है कि अब एग्जीक्यूशन इंजन का मतलब हमारे पास आप देख सकते हो कि गार्बेज कलेक्टर भी है, JIT कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, हॉट स्पॉट प्रोफाइलर है, बहुत कुछ है। ठीक है, अब एक एक करके हम पढ़ते हैं। हॉट स्पॉट कैसे वर्क करता है? हॉट स्पॉट वर्क रन टाइम जावा कोड इन द इंटरप्रेट मोड while running the port profiler in parallel. Hotspot profiler looks like the hotspot in the code method at JVM spend the significant amount of the time of running and then compile the program into the native generated code. हॉटस्पॉट कुछ नहीं है, एक तरीके से क्या है कि आपका कोई भी जावा कोड है, अब तो कंपाइल भी हो गया, अब वो रन करने के लिए रेडी है। तो रन करने के लिए हमारे पास क्या है कि एक टूल है जो उस टूल के माध्यम से हम इंटरप्रेटर भी बोल सकते हैं, JIT भी बोल सकते हैं, और उसके थ्रू हम क्या करते हैं कि प्रोग्राम को, जो कंपाइल वाले किया हुआ प्रोग्राम है, उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, JIT क्या है? JIT इज़ द मॉड्यूल इनसाइड द JVM, ठीक है, विच हेल्प्स टू कंपाइलिंग द सर्टेन पार्ट ऑफ द बाइट कोड इनटू द मशीन कोड। अब वो क्या करता है कि जो बाइट कोड होता है, जो कंपाइलर कंपाइल कर देता है बाइट कोड में, और उस बाइट कोड को JIT क्या करता है, उसको इंटरप्रेट करता है मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, फिर certain parts of the byte code will be compiled to machine code and part of the usually interpreted and executed। तो अगर हमें पता है कि भाई कुछ पार्ट मतलब कि कुछ ज़्यादा मतलब कि काफ़ी बड़ी एप्लीकेशन है, तो वहाँ उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम JIT यूज करते हैं, नहीं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, इंटरप्रेटर यूज करते हैं। ठीक है, इंटरप्रेटर के थ्रू हम क्या करते हैं, अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं और रन करते हैं। तो ये जो पूरा पार्ट था JDK का, आपको शायद पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमारा स्टैटिक्स वेरिएबल्स कब लोड होता है, और कब एग्जीक्यूट होता है, JDK क्या होता है, JRE क्या होता है, JVM क्या होता है, और कौन कौन सा पार्ट क्या क्या काम करता है। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब की बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आपको वीडियोस में कोई कमियां दिखाई दे, कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे, तो आप कमेंट आउट कर सकते हैं।